की क्लास यहाँ पर देखिए मैंने दोनों सर्वर्स यहाँ पर स्टार्ट कर दिए एक ही VS कोड में। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि दैट हमारा सारा का सारा प्रोजेक्ट एक ही जगह पर खुलेगा, ठीक है। इसको करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस मैंने आपको जो है मतलब ये आप फिगर आउट कर लोगे, ये कोई मसला नहीं है। जस्ट जो आपका जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट होगा उस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे आप, उस प्रोजेक्ट जैसे कोडिंग में हमारा है न्यू प्रोजेक्ट्स में हमारा है दिस वन, और इसमें जो हमारा सर्विस नेस्ट है इसमें क्लाइंट एंड सर्वर है, आप ओपन विद कोड यहीं पे कर लेना, ठीक है। फिर वहाँ पर CD क्लाइंट करके और CD सर्वर करके आप क्या कर सकते हो, आप दोनों क्लाइंट एंड सर्वर को एक ही VS कोड में शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो इस होप आप इसको फिगर आउट कर लो। तो अब यहाँ पर जो है मेरे पास दो डायरेक्टरीज होंगी, क्लाइंट भी होगा सर्वर भी होगा, एंड दोनों ही चीज़ें यहीं पर ओपन है, यहाँ से सर्वर है ना और यहाँ से क्लाइंट। अब हमारा क्लाइंट और सर्वर डायरेक्टरी एक ही जगह पर है, तो इसका मतलब सारा का सारा प्रोजेक्ट कहाँ पर ओपन होगा, एक ही जगह पे। नाउ आज जो हमारा काम होगा वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने पहले काम किया वो ये काम किया मैंने कि दैट ये जो हमारा सर्विस नेस्ट है इसमें जो यहाँ पर एक बटन था बुक नाउ, ठीक है, उस बुक नाउ बटन को मैंने कंडीशनल रेंडरिंग पे डाल दिया। तो मैंने क्या किया, अगर हम यहाँ पर चेक करें हमारे पास यहाँ पर डेटा आ रहा है किसका, यूज़र का। अब जो यूज़र का डेटा है उसके अंदर सर्विसेज भी है, बिकॉज हमने सर्विसेज के ऊपर बैकएंड में पॉपुलेट चलाया हुआ है, तो होप आपको वो याद होगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने बोला कि देखो अगर यूज़र की आईडी, ये यूज़र की आईडी है ना, और अगर सर्विस के अंदर सर्विस प्रोवाइडर की आईडी जो कि यहाँ पर 16C7F है, आप चेक करो हर जगह पर है 16C7F, बिकॉज ये तीनों की तीनों सर्विसेज इसी यूज़र की है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दैट एक यूज़र अपनी ही एक सर्विस को बुक कर ले, है ना। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, मैंने इस बटन को जो यहाँ पर कल बटन था ना बुक नाउ बटन, उसको मैंने कंडीशनल रेंडरिंग पे डाल दिया। और कंडीशन मैंने वहाँ पर क्या लिखी, मैंने कंडीशन लिखी कि दैट अगर यूज़र आईडी जो कि ऊपर मैंने एक वेरिएबल बनाया, आप चेक कर सकते हो यहाँ पर एक यूज़र आईडी नाम का एक वेरिएबल है जो कि user._id है। तो मैंने लिखा कि अगर यूज़र आईडी बराबर नहीं है किसके, element.service_provider के, तो तब तुम बटन दिखाना। यानी कि बटन सिर्फ तब दिखेगा जब ये दो आईडीज मिसमैच करती हो, ठीक है, जब यानी कि आईडीज डिफरेंट हो, यानी कि यूज़र आईडी डिफरेंट होगी और सर्विस प्रोवाइडर की आईडी डिफरेंट होगी, तो तभी ये दिखेगा। अगर सेम टू सेम आईडीज हैं तो ये चीज़ ये वहाँ पर दिखेगा, ये बटन वहाँ पर दिखेगा ही नहीं, ठीक है। यानी कि अगर कोई दूसरा बंदा लॉग इन करता है एंड वो फिर आपकी यूज़र प्रोफाइल चेक करेगा तो उसको वो बटन दिखेगा, क्योंकि उसकी आईडी और ये जो फॉर एग्जांपल वहाँ पर ये होगा जो वहाँ पर डेटा ज़रूरी नहीं कि सेम होगा, है ना। चलो एक काम करते हैं, आज हम एक और पेज यहाँ पर बनाते हैं जिसका नाम मैं रखना चाहूँगा यहाँ पर सर्विसेज। क्या नाम रखेंगे, हम एक नई फाइल बनाते हैं। आई डोंट थिंक कि हमने ऐसा पेज कभी बनाया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सर्विसेज, ठीक है। तो services.jsx, ठीक है, services.jsx करके मैंने यहाँ पर एक पेज बनाया। तो RAFCE करते हैं हम यहाँ पर, RAFCE, तो ये क्यों नहीं हुआ, हो जाएगा अभी। देखो RAFCE सर्विसेज हमने यहाँ पर कर दिया। अब ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें राउटिंग करनी पड़ेगी, तो हम app.jsx में जाके फर्स्ट ऑफ ऑल एक राउट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यूज़र रजिस्टर लॉग इन फॉरवर्ड पास ये सब किया था, तो order/payment भी बनाया था, उसके बाद हमने यूज़र प्रोफाइल बनाया था, इस चेक हमने यूज़र का यूज़र प्रोफाइल बनाया था। तो ये यूज़र का अपना यूज़र प्रोफाइल होगा, ये यूज़र का अपना यूज़र प्रोफाइल है, ये सिर्फ यूज़र ही देख सकता है, कि मुझे देखना, मुझे अपना प्रोफाइल देखना, तो ये कौन देखेगा, सिर्फ मैं देखूंगा। तो इसके ऊपर हम बाद में वो इज ऑथराइज्ड फंक्शन जो है ना वो भी चला लेंगे, सो दैट कि सिर्फ एक लॉगड इन यूज़र जो अपना यूज़र होगा ना वही अपने प्रोफाइल को देख सके। एंड इसका ही एक डिफरेंट वर्जन हम बनाएंगे किसके लिए, कि जो बाकी यूज़र्स होंगे जब वो आपकी प्रोफाइल देखेंगे तो उस वक्त तो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होगा। तो ठीक है, यहाँ पर एक राउट क्रिएट करता हूँ मैं, एक राउट, ठीक है, एक राउट क्रिएट किया। तो राउट याद रखना, ये राउट हमेशा क्लोजिंग टैग में होता है, ओपनिंग टैग ये इसका अपना ही एक टैग होता है। तो पाथ हम बनाएंगे /services, ठीक है, क्या बनाएंगे /services, और आप चाहो तो इसको बस सर्विसेज लिख सकते हैं ऐसे सर्विसेज, ठीक है, और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर एलिमेंट जो हम चलाएंगे, एलिमेंट होगा यहाँ पर हमारा कौन सा, सर्विसेज, जो कि अभी मैंने बनाया था सर्विसेज। देखो यहाँ पर सर्विसेज, देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अब सर्विस हम लिखेंगे यहाँ पर सर्विस, कहाँ पर है ये, मैंने शायद ये इंपोर्ट हो गया शायद, इस दैट्स वाई आ रहा है। देखो सर्विस आ रहा है, देखो कहाँ से आ रहा है, सर्विस मॉडल से। ये नहीं चाहिए हमको कंपोनेंट वाला चाहिए, ठीक है। तो बिकॉज अब एक ही प्रोजेक्ट के अंदर है ना, दैट्स वाई ऐसा हो रहा है। तो ठीक है, हमें सर्विस कौन सी चाहिए, ये वाली, देखो सर्विसेज चाहिए, सर्विस नहीं चाहिए, ओके। तो सर्विसेज चाहिए, तो ठीक है, सर्विसेज कंपोनेंट हमारा यहाँ पर आ गया, ओके। तो सर्विसेज कंपोनेंट इज कमिंग फ्रॉम द कंपोनेंट्स पेज एंड सर्विसेज, तो ठीक है, ये हो गया।
अब ऑब्वियसली अगर कोई स्लैश सर्विसेज पे जाएगा तो सर्विसेज पेज चलेगा, तो चलो ठीक है सर्विसेज पेज को ओपन करके रखते हैं। इट इज़ अ न्यू कंपोनेंट। पेमेंट का कंपोनेंट तो हम बाद में चेक करेंगे, जो हमने कल वो पेमेंट का कंपोनेंट बनाया था ना, पेमेंट पेज, उसको हम बाद में देखेंगे कि दैट वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर पहुँचना है ना पहले, तो वहाँ पर आप कैसे पहुँचोगे सर्विसेज पर। तो ठीक है, पहले हम एक काम करते हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, जितने भी यूजर्स की सारी सर्विसेज हम जो है वो यहाँ पर एक डाल देंगे। मतलब हमें सारी की सारी सर्विस चाहिए, नॉट यूज़र की। आप देखो ये सर्विसेज किसकी थी, ये खाली यूज़र की थी, लेकिन हमें किसकी चाहिए, हमें सब की सर्विसेज चाहिए, सब की। तो ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो हमारा कंट्रोलर है, मैं इस ऑर्डर कंट्रोलर के अंदर भी थोड़ी सी चेंज की थी मैंने, थोड़ा सा चेंज, वो आप देख लेंगे। मैंने इन इफ कंडीशंस को अलग अलग कर दिया, ठीक है। सर्विस अनअवेलेबल अलग है और दिस सर्विस इज इनएक्टिव ये भी मैंने अलग कर दिया। तो ठीक है, कोड में आप देख लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फिलहाल ऑर्डर कंट्रोलर बंद कर दिया, बिकॉज मेरा जो मेन काम होगा वो किसके अंदर होगा, वो सर्विस कंट्रोलर के अंदर होगा। ओके, अब सर्विस कंट्रोलर के अंदर क्रिएट सर्विस हो गया, अपलोड सर्विस पिक हो गया, गेट ऑल सर्विसेज हमें अभी तक हमने कॉल नहीं किया है, तो ठीक है, ये हमने नहीं किया। गेट सर्विस बाय आईडी ये किया है, एडिट सर्विस बाय आईडी ये भी किया है, डिलीट सर्विस बाय आईडी ये भी किया है। देखो ये वाली एपीआई जो है गेट ऑल सर्विसेज, ये एपीआई अभी तक हमने इस्तेमाल कहीं पर नहीं की। तो एक तो हमें इसका राउट चाहिए, मतलब ये कहाँ पर मतलब चल रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैं index.js यहाँ पर ओपन करके रखता हूँ और index.js में यहाँ पे रखूंगा, मेरी पहली फाइल index.js है, ये हमेशा मैं वहीं पे रखूंगा। ओके, तो देखो सर्विसेज स्लैश ऑल इज ऑथेंटिकेटेड गेट ऑल सर्विसेज, इसका मतलब मुझे इस राउट पर कॉल करना है और मैं इस तरह से जो है ना इन सारी सर्विसेज को पा लेता हूँ। और ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास स्टोर भी है, तो स्टोर भी मैंने ओपन करके रखा, तो स्टोर भी आ गया। अब स्टोर में आई थिंक हमें एक और एपीआई क्रिएट करना होगा, तो उस एपीआई का नाम क्या होगा, गेट ऑल सर्विसेज, ठीक है। तो गेट ऑल सर्विसेज, तो ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं कांस्टेंट गेट ऑल सर्विसेज, सही है ना। ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा बिकॉज इसके अंदर एक एपीआई कॉल है। ओके, और गेट ऑल सर्विसेज के टाइम पे वी डोंट हैव टू पास एनी पैराम, बिकॉज ये सारी सर्विसेज है, तो इसमें कोई वैलिडेशन है ही नहीं, ठीक है, कि वो वाली सर्विस दे दो या ये वाली सर्विस दे दो, नहीं, हमें एक ही, मतलब जितनी भी सर्विसेज है ना, जितने भी यूजर्स हैं, सब चाहिए हमें, ठीक है। कंसोल डॉट, हालांकि आपको पता है वहाँ पर एक ही यूज़र है जिसने सर्विसेज क्रिएट की है, तो टोटल में हमारे पास कितनी सर्विसेज होंगी, वो 3 ही होंगी, लेकिन अभी हम इसको फेच करेंगे एक डिफरेंट तरीके से, ठीक है। तो कंसोल डॉट एरर, सही है ना, कंसोल डॉट एरर, सही है। अब आप देखिए यहाँ पर, अभी गेट ऑल सर्विसेज को मैं भूल जाता हूँ फिर बाद में, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में। अब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर भी हमें एपीआई कॉल ही करना है, तो बताओ रेस्पॉन्स जो है वो कहाँ से आएगा, कांस्टेंट रेस जो है वो आएगा हमारा अवेट, ठीक है, एपीआई डॉट, कहाँ से, एपीआई डॉट, हमें गेट करना है, वो ऑब्वियसली गेट रिक्वेस्ट होगी, तो गेट, और गेट हमें कहाँ पर करना है, गेट हमें करना है एक, हाँ, तो वो इंडेक्स डॉट जैसे आपको यहीं पे पता चल जाएगा, वो है सर्विसेज डॉट ऑल, ठीक है। तो ठीक है, सर्विसेज डॉट ऑल, ठीक है, सर्विसेज डॉट ऑल, तो हमने इस पर गेट रिक्वेस्ट कर दी। क्या हमें इसके साथ और कुछ इसमें क्वायरी वायरी भेजनी है, नहीं, हमें इसको कोई क्वायरी भेजने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसको लिखना है कि देखो भाई, अगर रेस्ट डॉट स्टेटस, ठीक है, क्या होगा 200, अगर रेस्ट डॉट स्टेटस 200 होगा, तो उस केस में आप इस सर्विसेज को कहाँ पे डाल देना, कहाँ पे डाल दोगे, हम इसको स्टोर में सेव करेंगे, बिकॉज स्टोर हमारे पास क्या है, एक मतलब एक सेंट्रलाइज्ड स्टोर है ना हमारे पास, तो ठीक है, मैं इसको ऊपर जो हमारा स्टोर है, मेन स्टोर हमारा जो है, उसमें थी सर्विस था ना, उसमें एक और मैं आज बनाता हूँ सर्विसेज, क्या बनाते हैं, सर्विसेज मैंने एक बनाई। अब आपकी मर्जी है कि दैट चलो सर्विसेज जो है, मुझे लगता है कि जो भी सर्विसेज आएंगी ना वहाँ से, एक तो होता है एक सर्विस, दूसरी तो जो सर्विसेज आएंगी, ये चलो ऑल सर्विसेज लिख देते हैं, ठीक है, ऑल सर्विसेज, मे बी कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, तो मैं यहाँ पर ऑल सर्विसेज लिख लेता हूँ, ठीक है, ऑल सर्विसेज। तो ये ऑल सर्विसेज भी मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दी यहाँ पे, ठीक है, ऑल सर्विसेज भी मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना दी। वेल, यूजर तो एक ऑब्जेक्ट था, सर्विस भी एक ऑब्जेक्ट थी, तो मे बी मुझे लगता है ये ऑल सर्विसेज एरे मत होगी, ठीक है, ये लेकिन ऐसे भी चल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, ये पका करो कि सिंपली क्या फिलहाल बंद, क्योंकि वरना स्क्रॉल में बहुत टाइम लगता है। बंद हो जा, ठीक है, डिलीट सर्विस, एडिट सर्विस,
ओके, गेट सर्विस में आईडी, चलो क्रिएट ऑर्डर, ओके कैंसिल ऑर्डर, गेट ऑल सर्विसेज, ठीक है। इससे स्क्रॉल थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा। तू तो खुला ही है, हैंडल रजिस्टर तू भी बंद हो जा, फेच डेटा और वेरीफाइड टोकन, मतलब इसकी डेप्थ देख रहे हो, ठीक है। तो इफ रेस्ट डॉट स्टेटस 200, क्या करना तुम, सेट स्टोर करना, क्या करना, सेट स्टोर, ठीक है। सेट स्टोर में क्या करोगे, प्रीवियस स्टेट्स को इम्यूटेट करना है, प्रीवियस स्टेट जो है ना वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और नई स्टेट जो है ऑब्वियसली हम लिखते हैं डॉट डॉट प्रेव, इसको क्या बोलते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर, क्या बोलते हैं। और हमें सिर्फ ऑल सर्विसेज के अंदर क्या डालना है, हमें ऑल सर्विस के अंदर वो जो वहाँ से आने वाला ऑब्जेक्ट होगा, तो वो क्या होगा, वो होगा रेस्ट डॉट डेटा डॉट पेलोड, वो पेलोड ऑब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। तो रेस्ट डॉट डेटा डॉट पेलोड। और हमें ये भी चेक करना है कि क्या ये पेलोड ही भेज रहा था, मतलब क्या, मतलब फॉर एग्जांपल जो हमारा कंट्रोलर है, सर्विस कंट्रोलर, ठीक है, क्या वो सर्विस कंट्रोलर हमें पेलोड देता है, हाँ देखो वो पेलोड ही देता है। और किस मतलब सर्विसेज है वो, तो लेकिन वो पेलोड नाम से होगा वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि रेस्ट डॉट डेटा डॉट पेलोड। चलो ठीक है, ऑल सर्विस के अंदर डाल देना रेस्ट डॉट डेटा डॉट पेलोड, सही है ना। तो इससे जो है ना ये हो जाएगा। और हम एक काम भी कर सकते हैं, यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि जब भी हम इस एपीआई को कॉल करें, ठीक है, इस एपीआई को कॉल करें तो आप कर सकते हो वो लोडिंग को ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो फिलहाल हम इतना कर लेते हैं, इतना चला लेते हैं फिलहाल, ओके। तो गेट ऑल सर्विसेज जो है, ये जो गेट ऑल सर्विसेज है, नाउ ये कहाँ पर चलेंगी, ऑब्वियसली ये चलेंगी हमारी सर्विसेज डॉट JSX के अंदर, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले एक एपीआई कॉल करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्टेंट, हमने इस स्टोर के अंदर इस फंक्शन का नाम क्या रखा, हमने इसका नाम रखा गेट ऑल सर्विसेज, ठीक है, गेट ऑल सर्विसेज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्टेंट और लिखेंगे गेट ऑल सर्विसेज इज इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट, ओके, यूज कॉन्टेक्स्ट, और फिर हम इसमें कॉन्टेक्स्ट डाल देंगे, और कॉन्टेक्स्ट जो है वो आएगा स्टोर से, ठीक है। तो इस तरह से हमने कॉन्टेक्स्ट डाल दिया, गेट ऑल सर्विसेज यूज कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, सही है। तो इसने एरर की, क्यों एरर दे रहा है, कॉन्टेक्स्ट स्टोर, यूज कॉन्टेक्स्ट शायद इंपोर्ट हुआ नहीं, हाँ ये इंपोर्ट नहीं हुआ, यूज कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, यूज कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट नहीं हुआ, ओके। तो अब यूज कॉन्टेक्स्ट भी इंपोर्ट हो चुका है, तो गेट ऑल सर्विसेज ये एपीआई कॉल हो जाएगा, मगर ये खुद से तो एपीआई कॉल होगा नहीं, तो हमें इसको किस में लिखना पड़ेगा, यूज इफेक्ट के अंदर, क्योंकि इस एपीआई को अगर आपको कॉल करना है तो हमें यूज इफेक्ट में करना पड़ेगा, ठीक है। यूज इफेक्ट के अंदर क्या होगी, एक कॉल बैक फंक्शन होगी और एक डिपेंडेंसी होगा। रूल आपको याद है कि दैट अगर मैं इस गेट ऑल सर्विसेज को कॉल करूं यहाँ पे, तो ठीक है मैं कॉल तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे गेट ऑल सर्विसेज को इसकी डिपेंडेंसी भी बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से मुझे इश्यूज हो सकते हैं री रेंडरिंग के, है ना, री रेंडरिंग के इश्यूज हो सकते हैं कि जब भी मैं सर्विस कंपोनेंट को ओपन करूं तो आप देखेंगे वहां पर बहुत सारे री रेंडर्स हो सकते हैं। तो पहले चेक करते हैं, अगर री रेंडर होते हैं और आपको एफिशिएंसी चाहिए, आपको पता है कि स्टोर के अंदर इन तरह की फंक्शंस को कॉल बैक में डाल देते हैं, ठीक है। यूज कॉल बैक के अंदर एक हुक होता है यूज कॉल बैक, ठीक है। तो फिलहाल सर्विस डॉट JSX जो है वहां पर डिव में कुछ भी नहीं है। देखो मैं क्या करता हूं, आपको पता है कि दैट गेट ऑल सर्विसेज एपीआई जब कॉल होगा तो स्टोर में इटरेट हो जाएगा, क्या स्टोर में ये ऑल सर्विसेज इटरेट हो जाएगा, है ना, ऑल सर्विसेज आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये ऑल सर्विस को पकड़ लेता हूं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर इस ऑल सर्विसेज को भी गेट ऑल सर्विसेज और फिर मैं कॉमा लगा के क्या लिखता हूँ, ऑल सर्विसेज। तो ऑल सर्विसेज भी कहाँ से आएगा, कॉन्टेक्स्ट से ही आएगा। अब बताओ ऑल सर्विसेज जो है, ऑल सर्विसेज मेरे पास एरे होनी चाहिए थी, सो दैट मैं इसके ऊपर क्या चलाऊं, मैप चलाऊं। तो इट इज़ बेटर टू हैव एम्प्टी एरे इन द स्टोर, ठीक है, इस तरह से, ओके आया समझ। तो हम इसको बोलते थे कि ऑल सर्विसेज क्या है, तो यूजर तो ऑब्जेक्ट है, ऑल सर्विसेज एक एम्प्टी एरे है और सर्विस जो है ना वो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, सही है ना। सो दैट अब मैं यहाँ पर ऑल सर्विसेज पर क्या चला सकूँ, ऑल सर्विस पे यहाँ पर मैं मैप चला सकूँ। अब ठीक है, एक काम करते हैं, लेट्स गो टू द यूजर प्रोफाइल। आपने देखा है कि दैट मैंने वहाँ पर एक मैप चलाया हुआ था सर्विसेज के ऊपर। मैं एक काम करता हूँ, इस पूरा का पूरा सर्विस जो है ना इसको कॉपी करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और मैं यही चीज़ कहाँ पर करूँगा, सर्विस डॉट JSX में। थोड़ी सी मुझे ट्वीक्स करनी पड़ेंगी। देखो मुझे यहाँ पर क्या ट्वीक करना पड़ेगा, सबसे पहले कि दैट यूजर डॉट सर्विसेज नहीं है, ऑल सर्विसेज है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एरे ऑल सर्विसेज है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर, देखो अगर ऑल सर्विसेज एरे होगी तो तुम ऑल सर्विसेज पे ही क्या चला लेना, तुम ऑल सर्विस पे ही मैप चला लेना। और ये किस डिव के अंदर आ गया, ये इसके अंदर भी आ गया, डिव क्लास नेम सर्विसेज, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं,
जैसे कि यहाँ पर बोलता है कि सेट शो फॉर्म नहीं, सेट एडिट फॉर्म नहीं, बहुत सारे एरर्स आ गए क्योंकि मैंने डायरेक्टली वहाँ से कंपोनेंट कॉपी किया हुआ था। देखो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये स्पैन की ज़रूरत वहाँ पर होगी नहीं, बिकॉज जब हम सर्विसेज पेज पे जाएंगे वहाँ पर कैसे एडिट करोगे आप, वहाँ पर एडिट होगा, वहाँ पर एडिट रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ फिलहाल। तो ये आइकन्स ही नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो ये पूरा का पूरा आइकन ही नहीं होगा। तो ठीक है, मैं इस ये जो नीचे वाला डिव मैंने कर दिया, ठीक है। तो इस डिव में ये जो है, ये डिव जो ये वाला डिव है, कौन सा, दिस वन, ये पूरा का पूरा डिव ही मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ। ये एक काम करते हैं, देखो इसको परेशानी है थोड़ा सा कुछ, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये मानता नहीं है कमेंट आउट होना, कोई बात नहीं, मैंने डिलीट कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, वही चीज़ें हैं ऑल सर्विसेज के अंदर। आपको पता है कि सर्विसेज के अंदर जब आप सारी सर्विसेज लेकर आओगे, जब सर्विसेज के ऊपर मैप चलेगा, एक एलिमेंट होगा, सर्विसेज तो उसी फॉर्मेट में आएंगी ना, सर्विस टाइटल, सर्विस कॉस्ट, डिस्काउंट, सब कुछ वैसे ही आएगा, है ना। और ये वाला बटन है ना, इसके ऊपर कोई वैलिडेशन नहीं लगेगी, है ना। ये बटन तो आपको दिखाना ही दिखाना है, बिकॉज सर्विस पेज पे तो ये बटन होगा ही होगा। तो ठीक है, इसमें कोई भी ये लगाने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली इस पर ऐसे ही चल जाएगा, ठीक है। तो ज़रा सेव करते हैं, अभी देखते हैं कितने एरर भाग गए, कितने एरर अभी भी है। देखो अभी दिखा रहा है कि दैट क्रिएट ऑर्डर जो है, क्रिएट ऑर्डर जो है वो हमें नहीं है वहाँ पर। उसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि दैट क्रिएट ऑर्डर को आप लेकर आओ, क्योंकि क्रिएट ऑर्डर एक API है, तो वो API कॉल होनी चाहिए, ठीक है। बस हो गया ना सारा ख़त्म। अब ज़रा चेक करते हैं कि क्या ऐसा कुछ पेज, कोई पेज होगा भी क्या हमारे लिस्ट में, ऐसा कोई पेज आ गया। देखो क्या है इसका नाम, सर्विसेज, है ना। तो सर्विसेज, तो मैंने ऐसे लिखा सर्विसेज, तो सर्विसेज आ गया। देखो यहाँ पर API कॉल हो गई, और ये देखो ये API कॉल बहुत बार हो रही, इट मीन्स ये बहुत बार कॉल हो रही, बिकॉज द रीज़न इज़ क्योंकि जो यूज़ इफेक्ट में है ना, उसके अंदर डिपेंडेंसी कौन है, खुद वो जो फंक्शन ही उसके अंदर डिपेंडेंसी है। तो जब भी उस का वैल्यू चेंज हो जाता, जब भी फंक्शन का वैल्यू चेंज हो जाता, तो डिपेंडेंसी एक बार फिर से यूज इफेक्ट को कॉल करती है, ठीक है। यानी कि आई एम सेइंग दिस, यानी कि आप चेक करो गेट ऑल सर्विसेज इसकी डिपेंडेंसी से, तो जब भी गेट ऑल सर्विसेज की वैल्यू चेंज हो जाती है तो गेट ऑल सर्विसेज इस API को एक और बार कॉल करता है। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि दैट जहाँ पर आपने API बनाई है उसको किस में डाल दो, आप उसको अपने कॉल बैक में डाल दो। तो हम क्या लिखते हैं, हम सिंपली लिखते हैं यूज़ कॉल बैक को कॉल किया, और ये जो जितनी भी फंक्शन आपने बनाई थी अभी के अभी, ये जो जितनी भी फंक्शन है आपके पास, इसको आप स्ट्रेट अवे किस में डाल दो, कॉल बैक के अंदर, ठीक है। तो कॉल बैक के अंदर डाल दिया, और कॉल बैक की फिर अपनी एरे होती है, अपनी डिपेंडेंसी, ठीक है। तो मैंने इसको सेव कर दिया। हाँ, इसमें आ सकती है वार्निंग इन केस अगर आप कोई ऐसा वेरिएबल यूज कर रहे हो जो इस कॉल बैक कंपोनेंट्स के बाहर से आता, नहीं कि कॉल बैक जो ब्लॉक है वो हमें देना पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं फिलहाल, तो उस केस में हम इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें, अभी जब हम इसको रिलोड करते हैं, रिलोड करने पर आप देखेंगे गेट यूजर API कॉल हो जाता है। वो कहाँ से कॉल होगा, ऑब्वियसली वो ऐप से कॉल होता है। एंड ये ऑल है, ऑल ये आपको पता है कि ये API कॉल कहाँ से होती है, services/all, इसका नाम ही है service/all, तो दैट्स वाई यहाँ पर गेट यूजर API कॉल हुआ है, ठीक है, सही है। मे भी हो सकता है मुझे इसका ये नाम पसंद नहीं आया services.all, तो मैं मे भी इसमें ऑल फिर ख़त्म कर दूँ। अब जितनी भी सर्विसेज टोटल में वो आ गई, और सर्विसेज में आप चेक करो देयर इज नॉट एनी CSS, ठीक है। तो आप चेक करो यहाँ पर हमारे यहाँ पास फूड सर्विस ये आ गए, 3 सर्विस हमारे पास आ गई। अब ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम जो है ना, ये CSS का है। हम जो ये हमारा services.jsx हो गया, इसके अंदर जो हमारा मेन ड्यू है, ये वाला मेन ड्यू, ठीक है, इसके ऊपर आपको क्या चाहिए, क्लास नेम, इसके ऊपर हम मान लो कंटेनर क्लास लगा सकते हैं, तो हम लिखेंगे इसको मेन ड्यू, क्या लिखेंगे ऐसे, मेन ड्यू। फिर हमें इसकी अपनी CSS लिखनी होगी, और मेन ड्यू के ऊपर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट वांटेड, और इसको हम कैसे लाएंगे, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है, कार्ड्स की तरह, और इन कार्ड्स को बड़ा सुंदर हमें बनाना है, ठीक है। अब लेकिन देखो बुक नाउ भी आ गया, लेकिन क्या मैं बुक नाउ कर सकता हूँ यहाँ पर, देखो बुक नाउ अगर करेंगे तो बोलता है 10 सर्विसेज इनएक्टिव, क्योंकि ये सर्विसेज सारी की सारी क्या है, इनएक्टिव है। तो हमें यूजर प्रोफाइल में जाके सर्विसेज को एक्टिव भी कराना है, सर्विसेज का स्टेटस जो है ना वो एक्टिव भी कराना है, सो दैट ये एक्टिव सर्विस हो जाए, और तब जाके हम इसको फिर बुक भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर भी इंश्योर करनी है कि दैट खुद सर्विस प्रोवाइडर इस बुक को बुक नहीं करना चाहिए। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, एक दूसरा बंदा लॉग इन कराएंगे हम
उसी को ये सर्विसेज जो है ना बुक होनी चाहिए। तो बात समझ में आ गई आपको, टोटल हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर। तो ठीक है, फिलहाल यहाँ पर मेन ड्यू बनाया, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं फिलहाल ये जो सर्विसेज है, सर्विसेज के साथ साथ मैं इसकी एक इंपोर्ट कर देता हूँ फाइल एक, ठीक है। तो वो फाइल कौन सी होगी, वो होगी ./services, ठीक है, ऐसे सर्विसेज, ठीक है, services.scss। तो मैंने एक फाइल जो है बनाई यहाँ पर, सेव किया, ऑब्वियसली एरर देगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कंट्रोल क्लिक क्रिएट फाइल, तो आप देखेंगे यहाँ पर services.scss फाइल बन जाएगी, ठीक है। तो याद रखना कि जब भी आप कोई इसमें डिव्स बनाते हो, तो ऐसे डिव्स अगर पहले से होंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आपको मतलब क्या होगा कि मतलब दो डिव्स, दो क्लास नेम्स अगर एक जैसी होंगी तो वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करती है। तो इसीलिए आप याद रखना कि दैट सिर्फ उन्हीं क्लास नेम्स का यूज़ करो जो आपने कहीं और पर यूज़ नहीं की हो। आप चाहो तो इसको रख सकते हो नाम सर्विसेज कंटेनर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं सर्विसेज। मेन डिव नहीं रखते, मे बी मैंने मेन डिव कहीं पे यूज़ किया हो, मुझे लगता है। तो सर्विसेज कंटेनर आप ऐसे लिखिए, सर्विसेज कंटेनर, कंटेन होती है लेकिन कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट कर जाती हैं जब, ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, उसमें भी लग रहा है, हाँ इसमें होता है, इसमें रिएक्ट में प्रॉब्लम होती है, दैट्स में हम SCSS। तो सर्विसेज कंटेनर मैंने लिखा, तो कोशिश करनी चाहिए कि दैट इनका नाम थोड़ा डिफरेंट लिखा जाए। अब सर्विसेज कंटेनर एक मान लो क्या है, एक डिव है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है, और मैं इसके कंटेंट को जो है ना डिस्प्ले फ्लैक्स किया, जस्टिफाई कंटेंट में करूँगा मान लो सेंटर, और मैं इसमें क्या करूँगा, इसकी विड्थ पिड्थ भी मैं दे देता हूँ, ठीक है। लाइक सर्विसेज कंटेनर की विड्थ जो है मैं दे देता हूँ, विड्थ इसकी 80%, कितना 80% दे देते हैं इसका विड्थ, सही है। अगर इसका विड्थ 80% हो गया, डिस्प्ले फ्लेक्स होगी, सेव करते हैं, तो देखते हैं क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं, देखते हैं क्यों नहीं हुआ, ये अभी नहीं, क्लास गलत नहीं हुई, देखते हैं। सर्विसेज कंटेनर, इसको सेव किया, हाँ इसको भी सेव किया, हाँ यहाँ पर देखो पहले सर्विसेज कंटेनर विड्थ 80%, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। एक काम करते हैं, चेक करते हैं, बैकग्राउंड कलर देते हैं इसको, देखते हैं कि ये इसके साथ है भी कहीं पे कि नहीं। बैकग्राउंड कलर से सीधे पता चल जाएगा, हाँ आ गया ना, बैकग्राउंड कलर से सीधे पता चल जाता है कि हम है वहाँ पर कि नहीं। तो ठीक है, मैंने इसका विड्थ जो है ना वो ऑटो करना है, मैं बताऊंगा ये क्यों काम नहीं किया, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो विड्थ इज 80%, तो मार्जिन हमने क्या करनी है, मार्जिन हम कर देंगे ऑटो, ठीक है ना। चेक करो services.jsx, जो आपका सर्विसेज कंटेनर है ना, हमें सर्विसेज के ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, ना कि सर्विसेज कंटेनर की, क्योंकि सर्विसेज इसके अंदर है ना, वो तो एक ही है, क्योंकि सर्विस तो एक ही है, सर्विसेज एक ही है, सर्विसेज कंटेनर जो है ना उसके अंदर सर्विसेज है। तो हमने कर दिया इसको सेंटर, लेकिन हमें सर्विसेज के ऊपर ये सब करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे पर डॉट सर्विसेज, ठीक है ना। इस तरह से CSS लिखने में थोड़ा फायदा भी ये होता है कि दैट सिर्फ सर्विसेज, जो सर्विस कंटेनर के अंदर जो सर्विस है सिर्फ ये उसी के ऊपर लगेगा, ठीक है। तो सही है, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और ये ऐसे हो जाएगा। और अब बैकग्राउंड कलर लगाने की जरूरत नहीं है, हटा दो बैकग्राउंड कलर को, हट गया। और इसमें आप क्या कर सकते हो, लाइक यू कैन जस्ट प्रोवाइड अ गैप, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, गैप लगा दो आप इसमें, मान लो 20 पिक्सल का, सही है। तो थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे। और हाँ, अगर इसका ये भी खत्म हो जाएगा, फ्लैक्स रैप भी कर देंगे हम, फ्लैक्स रैप, ठीक है। तो अगर एक और सर्विस यहाँ पर होगी तो वो नीचे आ जाएंगी, ठीक है। तो अब बताओ service.jsx में इसके ऊपर, इस सर्विस कंटेनर के ऊपर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एक H3, ठीक है, H3, उसमें लिखेंगे सर्विसेज, ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे फिलहाल, बाद में मैं इसमें कुछ अच्छा सा पंच लाइन इसमें लिखता हूँ। फिलहाल मैंने लिखा सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस नेस्ट, ठीक है, ओके। तो ये H3 आ जाएगा इधर। अब ये H3 जो है ये कहाँ पर है, इसको आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लो, या देखो ये पहले कहाँ पर है, सर्विस कंटेनर के अंदर है ना, सर्विस कंटेनर में है। तो ठीक है, सर्विस कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या है, एक H3 है ना, एक H3। आप चाहो तो इसके ऊपर टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हो डायरेक्टली ऐसे। तो आ गया इधर, और ये H3 है, नहीं बहुत ही कम लग रहा है, तो H1 कर देते हैं इसको, service.jsx में भी इसको क्या कर देते हैं, H1, ठीक है, H1। तो अब हमारे सारी की सारी सर्विसेज कहाँ पर दिखेंगी, यहाँ पर। और एक काम करते हैं, service.css में थोड़ा मार्जिन देते हैं बॉटम से, मार्जिन बॉटम दे देते हैं, मान लो 50 पिक्सल का,
ठीक है, अब सही लग रहा है ना। तो सर्विसेज प्रोवाइड पे सर्विस, यहाँ पर जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे, मतलब जितनी भी सर्विस प्रोवाइडर, उन सब की सर्विसेज दिखेंगी, है ना। और हाँ, हम इंश्योर ये भी कर देंगे कि दैट वो सर्विसेज सारी की सारी एक्टिव हो, ठीक है। वो इंश्योर करेंगे कि सारी की सारी सर्विस क्या हो, एक्टिव हो। तो फॉर एग्जांपल आप ये एपीआई कॉल हो चुका है, ठीक है, ये एपीआई क्या है, ये कॉल हो चुका है। तो ये आप याद रखना कि दैट ये एपीआई हम कर रहे हैं कॉल कंपोनेंट से, है ना। तो एवरी टाइम जब भी मैं कंपोनेंट शिफ्ट करूं, फॉर एग्जांपल अब F12 प्रेस करके रखें, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर अबाउट में गया, ठीक है, अबाउट में गया तो मैं अबाउट पेज खुल गया ना मेरा। अगर मैं अब यहाँ पर सर्विसेज पेज पे जाऊँ, ठीक है, किस पेज पे, आप देखेंगे एपीआई कॉल होगा। देखो यहाँ पर तो आपको पता है कि अगर आप यहाँ पर लिखोगे तो ये तो पूरा का पूरा खोल ही देगा, पूरा का पूरा मतलब नए से ओपन हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, लेकिन देखो मैं दिखाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमें जाना है शेयर्ड कंपोनेंट्स के अंदर, हम जाएंगे नैवबार के पास, ठीक है। नैवबार को बोलेंगे कि भाई साहब एक और एलआई बना के दे दो, ठीक है, एक और एलआई जो है वो बना के दे दो, ठीक है। मैंने इसी एलआई को कॉपी किया, उसमें आप क्या करो, सर्विसेज में जाओ, ठीक है, और उसका नाम भी है सर्विसेज, ठीक है ना। तो एक लिंक होगा, तो इस तरह से एक और नया बार में एक लिंक आ जाएगी, ठीक है, आ गई। अब देखो इसमें क्या है, चेक करो। अगर मैं अबाउट कॉन्टैक्ट में गया, सर्विसेज में गया, बताओ कौन सी एपीआई कॉल हो रही, सिर्फ यही वाली, है ना। क्योंकि यूजर वाली एपीआई जो है ना, यूजर वाली एपीआई वो पहले ही कॉल हो जाती है जब ये तो मतलब एक तरह से जब ऐप लोड होती है। तो जब मैं आप कॉन्टैक्ट पे जाऊँ, एवरी टाइम देखो, जब भी मैं यहाँ पर अबाउट पे जाऊँ, होम पर जाऊँ, अबाउट कॉन्टैक्ट, देखो मैं सर्विस पे गया तो इसने एपीआई कॉल फिर से किया। पता है क्यों, इसकी रीज़न क्या है, बिकॉज दिस एपीआई इज गेटिंग कॉल्ड डायरेक्टली फ्रॉम द कंपोनेंट। ये इसी सर्विस कंपोनेंट के अंदर ही कॉल हो रही है ना। ओके, अब ये सही है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वैसे भी चाहता हूँ, मुझे वैसे भी सर्विसेज का डेटा चाहिए नहीं, मुझे सर्विस का डेटा हमेशा नहीं चाहिए। मुझे सर्विस का डेटा तभी चाहिए ना कि जब बंदा सर्विसेज देखने जाएगा, तो जैसे ही वो सर्विस देखने जाएगा तो उस वक्त ये एपीआई कॉल हो जाएगी, उस वक्त सारी की सारी एपीआईज। अगर मुझे बहुत सारी सर्विसेज हो, ठीक है, और एवरी टाइम उन सर्विसेज को गेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता हो, तो मुझे फिर उस सर्विसेज डेटा को कैश करना चाहिए, जिसमें हम फिर रेडिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे रेडिस कैशे का इस्तेमाल करना चाहिए, वो हमारा अपकमिंग इसमें मतलब माइलस्टोन होगा। मतलब हमारे पास मान लो 100 सर्विसेज हैं, सर्विसेज बहुत सारी हैं। अब क्या क्या कर सकते हैं, लाइक पेजिनेशन, वी कैन डू पेजिनेशन। हम पेज 1, पेज 2, पेज 3 कर सकते हैं। लाइक एक पेज पे हम रखेंगे 30 सर्विसेज, है ना। लेकिन वो तो तब ही के केस में हम करेंगे ना कि जब हमारे पास सर्विसेज 200, 400, 500 सर्विसेज होंगी, और उतनी सारी सर्विस को मतलब एक साथ कॉल करेंगे, क्योंकि फिर तो ये पेज बहुत ही लंबा हो जाएगा, लंबा चौड़ा सा पेज हो जाएगा, और उस केस में आप देखोगे डेटा को लोड होने में भी टाइम लगेगा। तो पेजिनेशन एक सोल्यूशन है, और पेजिनेशन के साथ साथ हम यूज कर सकते हैं किस चीज़ का, रेडिस कैशे का, ठीक है। रेडिस एक कैशे होती है, मतलब एक तरह से स्टोर होता है वो, तो आप चेक कर सकते हो रेडिस, ठीक है। रेडिस आप लिखो, देखो रेडिस क्या है, रेडिस इज अ ओपन सोर्स इन मेमोरी डेटा स्टोर दैट कैन बी यूज्ड एज अ कैशे, मैसेज ब्रोकर, डेटाबेस, वेक्टर डेटाबेस, डॉक्यूमेंट डेटाबेस एंड स्ट्रीमलाइन इंजन। एक तरह से क्या होता है कि एक और डेटाबेस होती है, तो बैकएंड से डेटा इधर जाएगा, कहाँ पे, रेडिस के पास, फिर हम रेडिस से फैच करेंगे। जैसे हमने एक सेंट्रलाइज्ड स्टोर अपने यहाँ पर क्रिएट किया है ना, लेकिन उस स्टोर की एक लिमिटेशन है, उस स्टोर की एक लिमिटेशन है कि दैट आप उसमें अंदर बहुत सारा डेटा जब स्टोर करोगे तो उसमें इम्यूटेशन का खतरा होता है। लेकिन रेडिस क्या है, रेडिस एक ओपन सोर्स इन मेमोरी डेटा स्टोर है। ये क्या करता है कि आपकी रैम के अंदर ही एक डेटाबेस क्रिएट करता है, यानी कि जो क्लाइंट का रैम होता है ना, उसकी उस क्लाइंट कौन है, क्लाइंट ब्राउजर है ना, क्लाइंट मतलब यूजर है जो हमारी ऐप को यूज कर रहे होंगे, तो ये उन्हीं के रैम के अंदर एक डेटाबेस क्रिएट करेगा, और उस डेटाबेस से फिर डेटा फैच करेगा। बैकएंड से डेटा आएगा, वो जाएगा रेडिस कैशे के अंदर, और रेडिस कैशे फिर क्या करेगी, वो डेटा आगे फिर क्लाइंट को देगी। लेकिन ये हम सिर्फ तब करते हैं जब डेटा बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल तो अभी हमारे पास कुछ खास डेटा नहीं है, 3 सर्विसेज हैं, तो वहाँ पर रेडिस कैशे यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन रेडिस कैशे नाम की चीज़ होती है। तो ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको अच्छे से CSS लिखेंगे, बहुत प्यार से हम इसको CSS लिखेंगे। तो services.jsx में आपको पता है कि सर्विसेज एक्टिव होनी चाहिए, तो हम उसको बुक भी कर सकते हैं ना। तो एक तो हमारा जो काम है, देखो ये API फेल हो रही है ना, ये API क्या हो रही है, फेल, ओके। और आप देखो चेक करो, ये API जो है, ये बटन है ना, ये बटन मैंने वहाँ पर रखा था किस पे,
मैंने इसको कंडीशनल रेंडरिंग पे रखा वहाँ पे, लेकिन यहाँ पर मैंने उसको किसी कंडीशनल रेंडरिंग पे रखा नहीं। लेकिन वहाँ पर भी मैं किस एपीआई को कॉल करूँगा, क्रिएट ऑर्डर को। एंड बताओ यूज़र, जो यूज़र प्रोफाइल है ना, आई एम सेइंग दिस कि यूज़र प्रोफाइल के अंदर आप जब इस बटन को क्लिक करोगे आप किस एपीआई को कॉल कर रहे हो, क्रिएट ऑर्डर को, उसमें एलिमेंट डॉट आई डी जा रही है ना। एंड सर्विसेज के अंदर भी आप उसी एपीआई को कॉल कर रहे हो। क्या आपको अभी समझ में आ रहा है कि दैट स्टोर बनाने का क्या फ़ायदा है? हो सकता है कि दैट एक ही एपीआई मल्टीपल प्लेसेस से कॉल हो रही हो, जैसे कि यहाँ पर क्रिएट ऑर्डर देखो, दिस क्रिएट ऑर्डर एपीआई इज गेटिंग कॉल्ड फ्रॉम द सर्विसेज एंड एट द सेम टाइम दिस इज गेटिंग कॉल्ड फ्रॉम द यूजर प्रोफाइल, है ना। तो ये आप समझ लें यहाँ पर कि अगर एपीआई मल्टीपल कंपोनेंट से कॉल हो रही है तो तब भी हमें स्टोर फायदा देता है, क्योंकि स्टोर में एपीआई कॉल कितनी बार लिखी हमने, एक बार। आप चाहे आपको 5 कंपोनेंट से भी अगर कॉल करनी पड़े कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे लिए उसके पास यूज कॉन्टेक्स्ट, उसके लिए हमारे पास यूज कॉन्टेक्स्ट है। आया समझ? तो होप आपको ये आज का ये थोड़ा सा छोटा मोटा लेक्चर समझ में आया हो। अब हमें इसमें जो है ना मोस्टली मुझे लगता है यही एपीआईज इंटीग्रेट करनी है जो हम बना रहे हैं, और इनको हमें क्या करना है, इनको हमें एक तो एपीआईज इंटीग्रेट करनी है एंड दूसरा हमें सीएसएस लिखनी है। तो होपफुली मैं क्या करूं कि पहले तो इन सर्विस को हम एक्टिव बनाएं। एक्टिव कौन बनाएगा इनको? एक्टिव इनको बनाएगा यूज़र प्रोफाइल में यूज़र। यहाँ पर एक छोटा मोटा बटन होगा, ठीक है ना। तो यूज़र प्रोफाइल जो है जिसने एक तरह से सर्विस प्रोवाइड की है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, वही इन सर्विसेज को क्या करेगा, एक्टिव। वही इन सर्विस को क्या करेगा, एक्टिव। और जैसे ही सर्विस एक्टिव हो जाएंगी, ठीक है, तो उसके बाद आप देखेंगे हम यहाँ से सर्विसेज में जाके इजीली बुक नाउ कर सकते हैं। और बुक नाउ करने के बाद हम किधर पहुंचते हैं, पेमेंट पेज पे, और वहां पर हम पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करके इस प्रोजेक्ट को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास यहाँ पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं हम कल। ओके।